सो डियर स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो हम जानते हैं। जो ऑडियो लेक्चर पिछले हमने शेयर किया आपके साथ कि कंप्यूटर्स की 5 जनरेशन्स है और वो जनरेशन जो है वो फर्स्ट जनरेशन जो है वो 1945 से 1955 तक का पीरियड है और सेकंड जनरेशन 1955 से लेकर 1965 तक, थर्ड 1965 से 1975 और फोर्थ जो है वो 1975 से 1989। आज की डेट की जो जनरेशन है वो फिफ्थ जनरेशन है। सो वी आर इन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, दैट इज़ फ्रॉम 1989 टू प्रेजेंट। तो ये जो 5 जनरेशन्स कंप्यूटर्स की हम जानते हैं, ये 5 जनरेशन्स, इनको क्यों इन 5 जनरेशन में डिवाइड किया गया, किन बुनियाद पर, कौन से ऐसे जो फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कि किस कंप्यूटर को कौन से जनरेशन में हम प्लेस करेंगे। तो कंप्यूटर, तो मैं आपको बता दूं वो फैक्टर्स क्या है। वो ये है कि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की वो जब भी इम्प्रूव कर गई, डेवलप हो गई, तो वो उनको अपने अपने टाइम पीरियड में कंप्यूटर्स में एम्प्लॉय किया गया, अप्लाई किया गया। तो उस बुनियाद पर भी इनको डिफरेंट जनरेशन में कैटेगराइज किया गया है। सेकंड जो फैक्टर है वो जो डिटरमाइन करता है कि जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, वो ये है कि स्पीड यानी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड पर सेकंड। तो जैसे जैसे कंप्यूटर्स की जो स्पीड है वो बढ़ती गई, तो हम उनको डिफरेंट जनरेशन में प्लेस करते गए। और इनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस है और चौथा जो है वो इनकी एप्लीकेशंस है। तो ये 4 फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कंप्यूटर जनरेशन। फर्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय द कंप्यूटर्स, सेकंड इज़ द कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज़ द स्पीड, एंड थर्ड इज़ फिजिकल अपीयरेंस, एंड फोर्थ वन इज़ एप्लीकेशन। तो इन 4 फैक्टर्स की वजह से हमने कंप्यूटर्स को 5 जनरेशन में डिवाइड किया है और इनका जो पीरियड है वो मैं बता चुका हूँ। यहाँ पर स्क्रीन पर भी आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये टेक्स्ट में 1940 से 55, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जनरेशन की है। वैसे डेट्स का यहाँ इशू नहीं है, वो डिफरेंट बुक्स जो है उनने डिफरेंट डेट्स शो किए हैं। 1945 अगर किसी में है तो किसी ने 1950 का लिखा है या किसी ने 2-4 साल आगे पीछे है। ये मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ हुई है। प्रॉपर टेक्नोलॉजी प्रॉपर डेट जनरेशन में प्लेस होनी चाहिए, डेट का इशू नहीं है। क्योंकि ये ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल पहले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया, तो ये 1955 तक जब इनका यूज़ हुआ, तो ऐसा नहीं है कि 1955 का जो ईयर है कि उसमें एब्रप्टली सारे कंप्यूटर जो है उन्होंने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करना बंद कर दिया गया और 1956 से इन्होंने ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया। ऐसा नहीं है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब जो है वो धीरे धीरे रिप्लेस हुए, उनको 2-4 साल लगे रिप्लेस होने में। फिर जब ट्रांजिस्टर्स आए तो उनको भी 2-4 साल लगे रिप्लेस होने में। नई नई टेक्नोलॉजी जब आई तो वो एक दिन में, एक महीने में रिप्लेस नहीं हुई पूरे वर्ल्ड में सारे कंप्यूटर्स में। तो इसीलिए डिफरेंट बुक्स जो है वो डिफरेंट डेट शो करती हैं, 2-4 साल का फ़र्क रहता है। वैसे वो इशू नहीं है। इशू मैटर ये है कि जो हमारे पास जनरेशन है, हम कौन सी टेक्नोलॉजी हमने कौन सी जनरेशन में यूज़ किया, तो वो प्रॉपरली मैं आपको बताऊं कि टेक्नोलॉजी कौन सी है, वही भी आपको भी याद रखना है। तो टेक्नोलॉजी का यहाँ मैटर है, डेट्स का मैटर नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट। जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है उनमें क्या खुसूसियत है, वो ये है कि उनसे जो अर्लियर डिवाइसेस थी, जो 1945 की अगर बात करें, उनसे पहले जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस यूज़ होते हैं, तो वो कैलकुलेशन, वो भी कंप्यूटिंग के लिए पर्पस के लिए यूज़ होते थे। लेकिन जब वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हुआ कंप्यूटर्स में, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में, तो उनकी स्पीड जो थी, अर्थमेटिक कैलकुलेशन की स्पीड थी, वो ऑलमोस्ट 1000 टाइम्स ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर डिवाइसेस दैट वेर यूज्ड बिफोर 1945। सो
पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फैक्टर है दिस फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में, वो ये है कि ये वैक्यूम ट्यूब उसका यूज़ करते थे किस पर्पज़ के लिए, अर्थमेटिक फंक्शन के लिए और डाटा स्टोरेज के लिए। तो वैक्यूम ट्यूब उस स्टोरेज पर्पज़ का भी काम देते थे, ये डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर भी करते थे, और दूसरा इनका ये काम था कि ये अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। मैं आपको यहाँ वैक्यूम ट्यूब का पिक्चर भी आपको दिखाऊं, आप देख लीजिए वैक्यूम ट्यूब का पिक्चर। मैं यहाँ पे आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ। you can see these are the images of the vacuum tubes. You can see these are like electric bulbs, bulky in size, and they are consuming much more power. The problem with the vacuum tubes is they have prone to the frequent failures. तो frequent इनका failure हो जाता था, जिसकी वजह से इनको काफ़ी दिक्कतें आती थी, फिर उनको रिप्लेस करना पड़ा ट्रांजिस्टर्स में। तो मैं ये आपको शेयर करता हूँ, मैं ये वैक्यूम ट्यूब्स की इमेजेस है, आप देख लीजिए, ये वैक्यूम ट्यूब्स की इमेजेस है। सो वी विल कंटिन्यू जो हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। तो मैं आपको ये भी बताऊं कि फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर जो बनाए गए, मैन्युफैक्चर किए गए, वो कौन कौन से थे। पहला उनमें था ENIAC, ENIAC, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। सेकंड वन इज़ EDSAC, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। थर्ड वन इज़ EDVAC, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और जो फोर्थ वन है वो UNIVAC है, दैट इज़ यूनिवर्सल ऑटोमेटिक computer that has been designed by IBM 70 and its name is IBM 701। तो पहला ये है कि एक को वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे, दूसरा ये कि ये बल्कि इन साइज़ थे, इनका साइज़ ज़्यादा था। नेचुरली जब वैक्यूम ट्यूब यूज़ होता था तो इनका साइज़ ज़्यादा ही होना है, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब बहुत बड़े होते हैं, एक पावर भी ज़्यादा कंज्यूम करते थे। तो ऐसा बुक्स में आप देखेंगे या नेट पे भी आप सर्च करेंगे तो एक कंप्यूटर को एक बड़ा हॉल चाहिए, एक रूम चाहिए इंस्टॉल करने के लिए। तो एक पूरा रूम ये ऑक्यूपाई करते थे। हम ये कह सकते थे कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो है उनका साइज़ जो था वो एक रूम के बराबर जैसा था। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था, पहला ये है कि ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते हैं, दूसरा ये बल्कि इन साइज़ है, तीसरा हम ये कहेंगे कि ये कंज्यूम पावर जो है वो मोर कंज्यूम पावर करते थे, और चौथा है ये हाई कॉस्ट है। नेचुरल सी बात है, वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ जब हो जाए तो ये बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करते थे। एक अलग सा इनको ट्रांसफार्म मख्तस किया रखा था इनके लिए, वो एक्सक्लूसिवली वो यूज़ करते थे। तो एक नेचुरल एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए ये काफ़ी मुश्किल था इनको इसको अफोर्ड करना। और चौथा जो है ये क्या है, ये असेंबली लैंग्वेज को यूज़ करते थे। हमने जो भी डेटा जो भी इंस्ट्रक्शन देना था फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में, वी हैव टू राइट देम इन फर्स्ट असेंबली लैंग्वेज। Then the assembly language was translated by a software program that is called translator into machine language। assembly language का जो instruction था, data था, उसको translate किया जाता था machine language में, तब जाके computer क्या था इसको execute करता था। because we know दैट कंप्यूटर जो है उसको सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझ आती है। कंप्यूटर नोज ओनली वन लैंग्वेज एंड दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड ए मशीन लैंग्वेज। बाय मशीन लैंग्वेज वो मीन बाइनरी लैंग्वेज, द लैंग्वेज which is a base 2 which consists of only 2 bits, zeros and ones। so बाइनरी लैंग्वेज में उनको कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करके इनको एग्जीक्यूट किया जाता था। तो वन मोर फैक्टर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो ये है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरीज यूज़ करते थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक मेमोरीज़ का यूज़ होता था इनमें, और फिक्स्ड पॉइंट अर्थमेटिक के लिए यूज़ होता था। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है, जो मैं आपको बता दिया, ENIAC है, EDSAC है, EDVAC है, UNIVAC है, ये सिर्फ फिक्स्ड पॉइंट अर्थमेटिक कैलकुलेशन के पर्पज़ यूज़ होता था। फिक्स्ड पॉइंट मीन्स सपोज वी हैव टू परफॉर्म द कैलकुलेशन ऑफ 100 + 20 + 3, तो ये इसको कैलकुलेट एडिशन करता था, या इसको हमने सब्ट्रैक्शन करना था, या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एटसेट्रा, या एनी अदर लॉजिकल ऑपरेशन। बट ये फ्लोटिंग पॉइंट का ऑपरेशन नहीं करता था। फॉर एग्जांपल वी हैव 100.09 + 0.09 + 0.007, इसका एडिशन जो है या सब्ट्रैक्शन जो है ये फर्स्ट जनरेशन में पॉसिबल नहीं था।
लेकिन इनकी स्पीड की बात करें तो अर्लियर डिवाइसेस जो यूज़ होते थे बिफोर 1945 उनके मुकाबले में इनकी स्पीड जो है वो 1000 टाइम्स ज़्यादा थी। स्पीड जो थी उनकी 1000 टाइम्स ज़्यादा थी। लेकिन अगर हम पंचड कार्ड्स की बात करें तो पंचड कार्ड्स जो है वो यूज़ होते थे एज इनपुट डिवाइस। उनके थ्रू हम कंप्यूटर्स को डेटा और इंस्ट्रक्शन इनपुट करते थे, और पेपर टेप भी यूज़ होता था as an input device. So punched cards and paper tapes were invented to feed programs and data and to get results. और फिर हमें रिजल्ट मिलता था, बट रिजल्ट जो है वो हमें सिर्फ प्रिंट आउट की फॉर्म में मिलता था। तो अगर सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो मैग्नेटिक टैप और मैग्नेटिक ड्रम का यूज़ होता था। मैं यहाँ पे आपको मैग्नेटिक ड्रम की इमेज भी शेयर करता हूँ। और अगर यूजेज की बात करें इनकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे थी, तो सिर्फ मेनली ये जो है ये दे वर यूज्ड फॉर साइंटिफिक कंप्यूटेशन मेनली, बिकॉज इनका जो यूजेज था वो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं था, तो ये साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होता था। मैं आपको यहाँ मैग्नेटिक ड्रम की जो इमेज है वो शेयर करता हूँ, आप देख लीजिए। ये मैग्नेटिक ड्रम की पिक्चर है। तो ये यूज़ होते थे फॉर द पर्पज़ ऑफ स्टोरेज ऑफ डेटा एज ए सेकेंडरी मेमोरी यूज़ होते थे। जो आज के कंप्यूटर्स में हार्ड ड्राइव जो है, हार्ड डिस्क होती है, वो यूज़ होती है एज ए सेकेंडरी मेमोरी। तो उस ज़माने में इनका यूज़ होता था मैग्नेटिक ड्रम्स का। आप देख सकते हैं ये इमेजेस, ये मैग्नेटिक ड्रम्स की इमेजेस है, देख लीजिए। और इनका यूजेज जो है वो सिर्फ साइंटिफिक पर्पज़ के लिए होता था। अब हम सेकंड जनरेशन की बात करें तो सेकंड जनरेशन में क्या था। सेकंड जनरेशन में जो कंप्यूटर्स आए वो है IBM 7030। Second one is Digital Data Corporation is PDP 1, 5 and 8. So we have PDP 1, PDP 5, PDP 8, and one more is Honeywell 400. These were the computers that were manufactured and designed during the period of second generation, that is from 1955 to 1965. तो इनमें हम देखेंगे कौन से चेंजेस अपडेट्स है, कौन से चेंजेस है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन। सो फर्स्ट एंड मोस्ट वाइडली जो इनको डिफरेंशिएट करता है दैन फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन, दैट इज़ ट्रांजिस्टर्स वर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। तो ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया है। ट्रांजिस्टर्स हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में भी अब जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते गए, जैसे ईयर्स हम गुजरते गए, तो हर एक फील्ड में डेवलपमेंट हो गई। इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में भी काफ़ी सारी हमें डेवलपमेंट देखने को मिली। तो ट्रांजिस्टर्स जब डिज़ाइन किए गए, मैन्युफैक्चर किए गए, उनको जब वैक्यूम ट्यूब के बदले इस्तेमाल किया गया कंप्यूटर्स में, तो उनका साइज़ जो है कंप्यूटर्स का वो काफ़ी हद तक रिड्यूस हुआ। तो मैं आपको यहाँ ट्रांजिस्टर की पिक्चर भी शो करूँ। ये देखिए आप, ट्रांजिस्टर की पिक्चर है ये। तो इनका यूज़ हुआ एज इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। ये काफ़ी छोटे हैं साइज़ में, और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू वैक्यूम ट्यूब्स। सो जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है वो क्या है, ट्रांजिस्टर्स जो है उनका यूज़ हुआ वैक्यूम ट्यूब्स में। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, मैंने नोट्स भी शेयर किए हैं बिल्कुल एक टेक्स्ट की फॉर्म में। आप चाहे तो नोट्स भी अपने नोटबुक्स पर राइट डाउन कर सकते हैं, या नोट्स आप पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ट्रांजिस्टर्स का यूज़ जब हुआ, ये कहाँ पे इन्वेंट हो गए, AT&T बेल लेबॉर्ट्री में इन 1947 में डिज़ाइन हो गए, इन्वेंट हो गए। बट कंप्यूटर्स में अगर देखें तो इनको कब इस्तेमाल में लाया गया, तो दैट इज़ सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इनको यूज़ किया गया। दैट मीन्स आफ्टर 1955 के बाद इसका यूज़ हुआ।
तो दूसरा फैक्टर है ये स्मॉल इन साइज़ है, तो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर जो है वो स्मॉल इन साइज़ है। क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर्स की वजह से वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल नहीं हुआ, और ज़ाहिर सी बात है लेसर पावर का कंजप्शन हो गया और परफॉर्मेंस भी बेटर हो गई, और कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गया एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, क्योंकि ये सब हमें ट्रांजिस्टर्स की बदौलत मिलता है। मैग्नेटिक फेराइट कोर मेमोरीज आर यूज्ड एज मेन मेमोरी विच इज़ रैंडम एक्सेस नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी पहले मैं आपको ये बताऊँ, उसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, जो अपने कंटेंट्स को रिटेन करे अगर पावर सप्लाई ऑफ हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर हम कंप्यूटर को बंद करें या पावर सप्लाई कट हो जाए, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में जो कंटेंट्स होते हैं, डेटा होता है, वो स्टोर पावर ऑफ होने के बाद भी रहता है, वो वैसे ही रहता है, स्टैटिक रहता है वहाँ पे। तो उसको हम नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जब कंप्यूटर को ऑफ हो जाता है या पावर सप्लाई कट हो जाती है, तो जो कंटेंट्स होते हैं वोलेटाइल मेमोरी में वो इरेज होते हैं। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो है वो यूज़ हो गई सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में एज अ मेन मेमोरी विच इज़ मेड अप ऑफ मैग्नेटिक फेराइट कोर मेमोरीज। तो मैग्नेटिक फेराइट का यूज़ हो गया है। तो मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक डिस्क दे वर यूज्ड एज सेकेंडरी मेमोरी। वहाँ पे सेकेंडरी ड्रम्स का हम यूज़ होता था एज ए सेकेंडरी मेमोरी इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, बट इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स मैग्नेटिक डिस्क्स वर added as a secondary storage memory। तो पहले जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है उसमें हम ये देखते थे कि फिक्स्ड पॉइंट अरिथमेटिक होता था, फ्लोटिंग पॉइंट का ऑपरेशन वहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन हार्डवेयर को इतना यहाँ पे ऐसे एम्प्लॉय किया गया, ऐसे डेवलप किया गया, तो अब हम फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक भी सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कर सकते हैं। तो जो फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक है वो पॉसिबल हो गया सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। और अब अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें, लैंग्वेजेस की बात करें, कौन से लैंग्वेजेस इसमें यूज़ हो गए, वो है फोर्ट्रान और कोबाल। फोर्ट्रान मीन्स फार्मूला ट्रांसलेशन एंड कोबाल इज़ कंप्यूटर ऑपरेटेड बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ये दो हाई लेवल लैंग्वेजेस है जिनका यूज़ हुआ सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। इन्हीं के थ्रू हम कंप्यूटर को डाटा या इंस्ट्रक्शन फीड करते थे। बट क्या था कि जो हाई लेवल लैंग्वेजेस है इनको पहले एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए, कंपाइलर के ज़रिए इनको पहले कंपाइल किया जाता था, इनको ट्रांसलेट किया जाता था असेंबली लैंग्वेज में, फिर असेंबली लैंग्वेज को ट्रांसलेट किया जाता था मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि यू नो दैट कंप्यूटर जो है वो ओनली वन लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, दैट इज़ मशीन लैंग्वेज। सो ईच एंड एवरी डाटा और इंस्ट्रक्शन, एवरी बिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू द machine language before the computer makes some processing over that data or understands the data. So Fortran and COBOL जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं उनका यूज़ किया गया सेकेंड जनरेशन्स में। उनको उन्हीं के थ्रू हम कंप्यूटर को डेटा फीड करते थे, बट उस प्रोग्राम को, उस डेटा को पहले कंपाइल किया जाता था, फिर उस असेंबली लैंग्वेज में, फिर उसको ट्रांसलेट किया जाता था मशीन लैंग्वेज में। लेकिन मैं यहाँ पे आपको और एक फैक्टर बताऊँ, वो जो डिफरेंशिएट करता है फर्स्ट जनरेशन से, वो ये है कि सेपरेट इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स जो है उनका वो डेवलप हो गए इस पीरियड में, तो उन्हीं को यूज़ किया गया second generation of computers. So separate input output processors they were developed that could operate in parallel with CPU। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है उसके पैरेलल में वो ये काम करते थे। कौन? इनपुट आउटपुट प्रोसेसर्स। पंचड कार्ड्स का यहाँ पे कंटिन्यू यूजेज हो गया। इन डाटा को फीड करने के लिए यहाँ पर पंचड कार्ड इसी का यूज़ हुआ सेकंड जनरेशन में, लेकिन स्पीड जो है वो 1000 टाइम्स इंक्रीज़ हो गई एज़ कम्पेयर टू अर्लियर कंप्यूटर्स। तो इंक्रीजिंगली अब इनका एप्लीकेशन देखेंगे कहाँ पे यूज़ हुआ। वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है वो सिर्फ साइंटिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ होते थे, लेकिन अभी हम जो सेकंड जनरेशन की बात करें तो इसका यूजेज जो है वो कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में भी इसका यूज़ हो गया। किस पर्पज़ के लिए? कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ ज़्यादा होते हैं, उनका पेरोल बनाना होता है, या प्रोडक्ट ज़्यादा होती है, उस इन्वेंट्री कंट्रोल करना होता है। इन्वेंट्री पर्पज़ के लिए यूज़ हुआ ये कंप्यूटर्स, पेरोल के लिए यूज़ हुआ, मार्केटिंग के लिए यूज़ हुआ, या प्रोडक्शन
एप्लीकेशन प्लानिंग एंड रिसर्च फॉर साइंटिफिक पर्पज एंड इंजीनियरिंग एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक पर्पज में भी इसका यूज़ हुआ, लेकिन साथ साथ में ये कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन ने भी इनका इनका इस्तेमाल में लाया। तो ये सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स थी। अब हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है उसके बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। सो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है उनकी एग्जांपल अगर हम आपको दे देंगे, दैट इज सिस्टम 360 मेन फ्रेम फ्रॉम IBM, PDP-8 मिनी कंप्यूटर फ्रॉम डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन, तो इनमें ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। इनकी क्या खसूसियात है जो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं सेकंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स से, वो ये है कि इसमें ICs का यूज़ हुआ। IC मीन्स इंटीग्रेटेड सर्किट। IC चिप्स का जब यूज़ हुआ तो इसने काफ़ी इसकी बदौलत कंप्यूटर जो है इनका साइज़ बहुत ज़्यादा रिड्यूस हुआ और ये इसको कमर्शियली मैन्युफैक्चर करने लगे ताकि ऑडियंस जो है वो इसको अफोर्ड कर सके। तो जो IC है, इंटीग्रेटेड सर्किट है, दैट कंसिस्ट्स ऑफ ए स्मॉल चिप ऑफ सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो सिलिकॉन मटेरियल या जर्मेनियम मटेरियल का यूज़ हुआ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। वो उसका यूज़ कैसे हुआ, ये ऐसे कि ट्रांजिस्टर्स जो है, मैनी ट्रांजिस्टर्स या रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स जो है वो एक ही IC चिप में इंटीग्रेट किए गए हैं। तो हम IC चिप जो है वो एक मटेरियल है सिलिकॉन या जर्मेनियम का, जिसके ऊपर हम ट्रांजिस्टर्स और रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स इन तीनों को बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल में इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, एक ही जगह रख सकते हैं। तो इनकी वजह से कंप्यूटर्स का साइज़ और परफॉर्मेंस जो है और कॉस्ट इनका रिड्यूस होता गया, साइज़ भी रिड्यूस होता गया और परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ती गई। और अगर हम देखेंगे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है इनमें रिमोट प्रोसेसिंग पॉसिबल हो गई। रिमोट प्रोसेसिंग है, टाइम शेयरिंग है, रियल टाइम मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है दे वेर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। और आपको बता दूं लैंग्वेजेस जो है वो कौन कौन से यूज़ हुए थर्ड जनरेशन में। वो ये है कि फोर्ट्रान सेकंड, फोर्ट्रान थर्ड एंड फोर्ट्रान फोर्थ का यूज़ हुआ। कोबाल का यूज़ हुआ थर्ड जनरेशन में। पास्कल का यूज़ हुआ, बेसिक लैंग्वेज का यूज़ हुआ और एल्गोल का यूज़ हुआ एट्सेट्रा। ये हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं जिनका थर्ड जनरेशन में यूज़ हुआ। मैं यहाँ आपको IC जो इंटीग्रेटेड चिप है उसकी इमेज भी शेयर करता हूँ, आप देख लीजिए। IC की IC की जो पिक्चर है ये है, जिनको हम इंटीग्रेटेड सॉकेट्स कहते हैं। आप देख लीजिए ये इमेजेस। दिस वन व्हाट इज ये भी एक IC चिप है। इस तरह का IC चिप्स होता है। इनमें क्या है, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और रेजिस्टर्स जो है वो एक साथ इनमें प्लेस किया गया है एक ही सिंगल बोर्ड पे। तो जितनी ज़्यादा IC चिप्स एक बोर्ड पर लगेंगे, इंटीग्रेट हो जाएंगे, ऐसे ही हम उसका स्पीड जो है, स्पीड और साइज़, स्पीड बढ़ता जाएगा और साइज़ इनका रिड्यूस हो जाएगा। ये मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये ICs की इमेजेस है। सो इनकी जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से हम सॉफ्टवेयर जो है कौन से यूज़ है इनमें, ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो है वो उन्होंने अलाउ किया to run at the same time. High level languages were used extensively for the programming instead of machine language and assembly language. तो इसमें हमने हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज़ किया। अब हम असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का यूजेज नहीं होने
करते हैं। तो अब हम कैरेक्टर्स की बात करें, जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं और फैक्टर्स कौन है जो उन्होंने थर्ड जनरेशन में जो उनको प्लेस करती हैं। वो ये है कि एक तो आईसीज जो है वो यूज़ हुए हैं थर्ड जनरेशन में, और स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी का भी इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन और मीडियम स्केल इंटीग्रेशन इसलिए हुआ है कि इनमें जो आईसीज यूज हुए, चाहे सिलिकॉन चिप्स थे या जर्मेनियम चिप्स थे, उन पर जो ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, रेजिस्टर्स को इंस्टॉल करना था, उसके लिए जो इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी है वो स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल का यूज़ हुआ। तो नेचुरली इनका जो साइज़ है वो स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, और इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो गई है। और मैं आपको ये बताऊं कि इनकी जो परफॉर्मेंस है या एग्जीक्यूशन स्पीड है वो है नैनो सेकंड्स में। तो पहले फर्स्ट और सेकंड जनरेशन की बात करें, वो पहले मिनी सेकंड्स और माइक्रो सेकंड्स में थी, लेकिन थर्ड जनरेशन में नैनो सेकंड्स में एग्जीक्यूशन होता है। तो इनका कॉस्ट की बात करें तो लेसर कॉस्ट है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन। और प्रोसेसर्स की बात करें तो फास्टर प्रोसेसर्स यूज़ होते हैं, प्रोसेसर्स की स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट है। और अगर रैम और रोम की बात करें तो इनमें रैम और रोम का यूज़ हुआ एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन में क्या था, मैग्नेटिक मेमोरीज़ का यूज़ हुआ है, लेकिन यहाँ पर सेमीकंडक्टर मेमोरीज़ का यूज़ हुआ, जो रैम और रोम जिनको हम कहते हैं। तो रीड ऑनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी एक सेमीकंडक्टर मटेरियल से बनी होती हैं। तो सेमीकंडक्टर का काफ़ी यहाँ पे यूज़ किया गया है। इनमें माइक्रो प्रोग्रामिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग को भी यूज़ किया गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का भी यूज़ हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम से इनपुट कीबोर्ड और मॉनिटर का इंटरफेस जो है, कीबोर्ड और मॉनिटर का यूजेज तो इसी थर्ड जनरेशन में पॉसिबल हुआ है। कैश और वर्चुअल मेमोरी वो भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो मैंने आपको बता दिया, फोर्ट्रान है, कोबाल है या पास्कल है, एल्गोल है, बेसिक है, उसका यूजेज थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इंट्रोड्यूस किया गया। और जो डाटाबेस मैनेजमेंट है उसका भी यूजेज हुआ है। तो ये थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है जो इन चीज़ों को एम्प्लॉय करती है। अब इनका हम देखेंगे ये यूजेज कहाँ कहाँ पे होते हैं। इनका यूजेज जो है ये साइंटिफिक पर्पज़ के लिए तो होता ही होता है, इंजीनियरिंग पर्पज़ के लिए, लेकिन उसके साथ साथ ये कमर्शियली इनको प्रोड्यूस किया गया है, क्योंकि ये अब जो जनरल मैसेज है, ऑडियंस है, वो भी इसको अफोर्ड कर सकी ड्यू टू इट इज़ साइज़ जो है वो काफ़ी स्मॉल है, और इसका कॉस्ट जो है वो भी अफोर्डेबल है। तो जनरल पर्पज़ के तौर पर भी इसको अब इस्तेमाल में लाया गया है। सो दिस इज़ थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। नाउ वी विल मूव टू फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की बात करें तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है इसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट देखने को मिली हमें। इसमें पीसी, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं, एक इंडिविजुअल एक घर अपने रूम में, अपने घर में एक कंप्यूटर रख सकता था, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी छोटा था हो गया था, और कॉस्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। फोर्थ जनरेशन की बात करें तो इसमें ये मुमकिन हुआ कि हम कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकें एक दूसरे से, ये रिसोर्स शेयर कर सकें। तो फोर्थ जनरेशन में ही हम इंटरनेट का जो इन्वेंशन है या स्टार्टिंग है वो देखने को मिलता है। तो फोर्थ जनरेशन में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो गई उसने इंटरनेट को मुमकिन बना दिया, इंटरनेट की बुनियाद डाली, और इसमें पीसीज, पर्सनल कंप्यूटर्स मैन्युफैक्चर हो गए हैं। ये सब सेमीकंडक्टर्स की वजह से इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में भी काफ़ी डेवलपमेंट हो गई, सेमीकंडक्टर्स में डेवलपमेंट हो गई, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ हुआ या अल्ट्रा लार्ज स्केल का इंटीग्रेशन का यूज़ हुआ। लार्ज स्केल में हम
1000 डिवाइसेस एक ही चिप पर इंस्टॉल कर सकते हैं। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में हम 10,000 ट्रांजिस्टर्स या कैपेसिटर्स को एक ही आईसी चिप में प्लेस कर सकते हैं। इसी तरह जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है उसमें हम और ज़्यादा डिवाइसेस को एक ही जगह एक ही चिप पर इंस्टॉल कर सकते हैं। और एक जो एक यूनिक डेवलपमेंट है वो ये है कि इसमें माइक्रो प्रोसेसर का मैन्युफैक्चर हो गया, माइक्रो प्रोसेसिंग को इंट्रोड्यूस किया गया। माइक्रो प्रोसेसिंग क्या है, माइक्रो प्रोसेसर क्या है? वो एक सिंपल सा चिप है जिसमें काफ़ी सारे ये ट्रांजिस्टर्स का एक ही चिप पर प्लेस होते हैं, तो उसको हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तो इस जनरेशन के कंप्यूटर्स जो है उसमें हम ये देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कीबोर्ड देखने को मिला, उसके साथ कीबोर्ड होता था, एक मॉनिटर होता था, स्क्रीन, और उसमें सीपीयू होता था, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये हमें फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में देखने को मिले हैं। तो जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है उसमें अगर हम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करें वो कौन से यूज़ हो गए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो MS DOS है, माइक्रोसॉफ्ट का डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और MS विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़, वो डेवलप हो गए ऑपरेटिंग सिस्टम। और सबसे अहम बात यह है कि इसमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है। इसने ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस को सपोर्ट किया। बाय ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आई मीन कि आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं विद मेन्यूज़ एंड आइकन्स। उससे पहले ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको कंप्यूटर के स्क्रीन पर देखने को नहीं मिलती थी। खाली आपने कमांड लाइन, कमांड बेस्ड आपने इसको इंस्ट्रक्शन देना था। लेकिन फोर्थ जनरेशन में आप इमेजेस के ज़रिए, आइकन्स के ज़रिए, मेनूज़ और आइकन्स के ज़रिए आप कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। और जो कंप्यूटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पिको सेकंड्स है। अर्लियर जनरेशन में हमने देखा मिनी सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स, नैनो सेकंड्स, लेकिन इस जनरेशन में पिको सेकंड्स में कंप्यूटेशन होती है। सो जो इनकी परफॉर्मेंस है, स्पीड है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि पिको सेकंड्स में इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होते हैं। तो फिज़िकल अपीयरेंस हम देखते हैं ये वो काफ़ी ज़्यादा इनका साइज़ रिड्यूस हो गया है। एक हथेली पर भी एक हम इस कंप्यूटिंग डिवाइस को, एक कंप्यूटर को रख सकते हैं, इतने छोटे ये साइज़ में हो गए। अब एप्लीकेशन की बात करें तो PC पर्सनल कंप्यूटर जब मैन्युफैक्चर होने लगे इस फोर्थ जनरेशन में, तो वाइडली दे वेर यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पज़, और हर एक जो भी इंसान इसको चाहे वो इसको अफोर्ड कर सकता था क्योंकि इनका कॉस्ट जो था काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका था। तो हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अब इसमें डिटेल में। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है सबसे मैं आपको पहले बताऊं ये कि इसमें जो प्रोसेसर्स यूज़ हुए वो इंटेल कॉरपोरेशन है जिसने पहले प्रोसेसर्स बनाए। तो कौन से प्रोसेसर्स यूज़ हुए वो ये है कि इंटेल 8088, इंटेल 80286, इंटेल 80386, इंटेल 80486। ये वो प्रोसेसर्स है, वो माइक्रो प्रोसेसर्स है, वो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स के ऊपर ट्रांजिस्टर्स का इम्प्लीमेंट होना है। ये जो इंटेल कॉरपोरेशन ने मैन्युफैक्चर किए, मोटोरोला कॉरपोरेशन ने भी बनाए, मोटोरोला 68000, 68030, 68040। फिर एप्पल कंपनी भी मार्केट में आ गई तो इसने भी ये माइक्रो प्रोसेसर्स का मैन्युफैक्चरिंग से स्टार्ट किया। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें वो ये है कि माइक्रो प्रोसेसर्स वर इंट्रोड्यूस्ड एज CPU, कंप्लीट प्रोसेसर्स एंड लार्ज सेक्शन ऑफ मेन मेमोरी जो है दैट कुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ए सिंगल चिप। तो एक ही चिप पर हम प्रोसेसर और मेमोरी को रख सकते हैं बिकॉज इसमें जो इंटीग्रेशन है वो यूज़ हो गई है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का
इसमें इंट्रोड्यूस कराया गया। टेन्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो है दे कैन बी प्लेस्ड इन ए सिंगल चिप, एक ही चिप पर हम थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इनमें स्क्रीन्स का यूज़ हुआ, कौन से स्क्रीन है, CRT स्क्रीन्स है। CRT मीन्स कैथोड रे ट्यूब स्क्रीन्स। लेज़र और इंक जेट का प्रिंटर्स का यूज़ हुआ। तो प्रिंटर्स जो है वो हम 4th जनरेशन में देखते हैं, प्रिंटर्स को 4th जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया। स्कैनर्स को भी इस पीरियड में डेवलप किया गया है। सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स दे वर यूज्ड एज अ मेन मेमोरी। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी चिप्स जो है वो एज ए मेन मेमोरी यूज़ होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें तो हार्ड डिस्क्स का इंट्रोडक्शन हुआ। फ्लॉपी डिस्क्स हमारे पास थे, मैग्नेटिक टेप्स थे, दे वर यूज्ड फॉर बैकअप मेमोरी। ये 4th जनरेशन में पॉसिबल हुआ। इसमें और कैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी जो 3rd जनरेशन में इंट्रोड्यूस किए गए, उनको यहाँ पर बेटर वे में अप्लाई किया गया है। इसमें क्या है कि लैन और वैन्स का भी अब इंट्रोडक्शन हो गया, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो हम इस काबिल हो गए थे कि हम इनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते थे। सो जब हम इसको कनेक्ट कर सकते थे तो लैन्स का वजूद आ गया, वैन्स का वजूद आ गया। हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट की जो शुरुआत है वो 4th जनरेशन में पॉसिबल हुआ। हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो कौन सी यूज़ हो गई, वो सी लैंग्वेज है जो यूज़ हो गई इसमें। तो सी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन हुआ और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप हुआ है इस जनरेशन में। तो और ये है कि ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी इंट्रोड्यूस हुआ। इनकी जो पावर कंजप्शन थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, और परफॉर्मेंस की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हाई थी, लेकिन कॉस्ट इनका बहुत ज़्यादा कम हो गया था, रिड्यूस हो गया था। और साइज़ जो है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो गया है। दे वेर वेरी कम्पैक्ट इन साइज़, और स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ये 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की हम बात करते हैं। मुझे लगता है ये 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है, हम इस लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो आगे हम 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो पढ़ेंगे। सो विल कंटिन्यू इट टू 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। 5th जनरेशन में कौन से कंप्यूटर्स यूज़ हुए इस स्टार्टिंग में, वो ये है कि IBM नोटबुक, पेंटियम PC, पेंटियम 1, 2, 3 and 4, डुअल कोर, क्वाड कोर, सन वर्क स्टेशन, परम एंड IBM's। ये स्टार्टिंग में 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स जो है वो यूज़ हुए हैं। इनमें यूनिकनेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है कि ये 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है। हम इस चीज़ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ है, और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज़ हुआ 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। पैरेलल प्रोसेसिंग पॉसिबल हो गई, मेगा चिप्स का यूज़ हुआ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ हुआ। इसको हम 5th जनरेशन में एम्प्लॉय करते हैं। तो जो 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, इनमें एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो मुमकिन हो गई, दैट इज़ पॉसिबल इन 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। एंड सेकंड थिंग इज़ कंप्यूटर्स जो है इन्होंने इसमें पैरेलल प्रोसेसिंग भी पॉसिबल हो गई, मल्टीपल प्रोसेसर्स का इंट्रोडक्शन हो गया। जो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस की गई। जो हम इंटेल पेंटियम 4 माइक्रो प्रोसेसर जो है, अगर हम इंटेल कंपनी का जो पेंटियम 4 माइक्रो प्रोसेसर है उसकी बात करें तो इसमें 55 मिलियन ट्रांजिस्टर्स जो है वो एक सिंगल चिप पर एम्प्लॉय किए गए हैं, इंटीग्रेट किए गए हैं। तो एक सिंगल चिप पर 55 मिलियन ट्रांजिस्टर्स को प्लेस करना, ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हम कह सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में इसी की बदौलत जो है कंप्यूटर का साइज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कम्पैक्ट होता गया। तो 55 मिलियन ट्रांजिस्टर्स were installed on a single IC chip, integrated circuit chip, that means on a silicon or germanium chip.
तो इसमें और एक जो हम मेमोरी की बात करें तो इसमें काफ़ी हद तक मेमोरी को एक्सटेंड किया गया है, मतलब जीबीज़ का यूजेज हुआ। अगर हम मेमोरी चिप्स जो अर्लियर स्टेज में फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो 1 GB तक मेमोरी चिप्स जो है वो अवेलेबल होते थे। हार्ड डिस्क की बात करें तो 180 GB तक अवेलेबल हैं। ऑप्टिकल डिस्क 27 GB तक अवेलेबल है। एंड जो कैपेसिटी है वो धीरे धीरे बढ़ती गई। लेकिन आज हम अगर देखें 2020 की बात करें, आज हमारे पास हार्ड डिस्क जो है वो 500 तक है, जीबीज़ में है, बल्कि इवन नॉट इवन जीबीज़ बट इन टीबीज़, दैट मीन्स इन टेराबाइट्स। वो काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जीबीज़, बिकॉज 1024 MB इज़ इक्वलन टू 1 GB। सो 500 GB जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर हम टेराबाइट की बात करें तो 1024, दैट मीन्स 1024 GB जो है, दैट मेक्स ए 1 TB। ये आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है। लेकिन हाई लेवल लैंग्वेजेस जो है वो जो मोस्टली यूज़ हुई फिफ्थ जनरेशन में वो क्या है, वो जावा है। जावा का यूजेज हो गया। जावा इज़ सूटेबल फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग, क्योंकि फोर्थ जनरेशन में ही इंटरनेट का शुरुआत हुआ था, तो फिफ्थ में इसका काफ़ी सारा जो डेवलपमेंट हो गई थी और वाइडली यूज़ भी हुआ। तो एक इंटरनेट का जब एक इन्वेंशन हो गया और उसके साथ साथ हम ईमेल का भी इंट्रोडक्शन हो गया, ईमेल्स का या ई कॉमर्स का, या वर्चुअल लाइब्रेरीज़ है, वर्चुअल क्लासरूम्स है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस का यूजेज हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब भी इंट्रोड्यूस हो गया दिस फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। तो जावा जो है दैट इज़ मोस्ट सूटेबल फॉर इंटरनेट प्रोग्रामिंग। तो स्टोरेज टेक्नोलॉजी जो है दैट इज़ लार्ज मेन मेमोरी एंड डिस्क स्टोरेज अवेलेबल हो गई है। मेन मेमोरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा साइज़ में, स्टोरेज में बढ़ गई है। और जो डिस्क स्टोरेज है वो भी स्टोरेज कैपेसिटी उसकी वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। वर्ल्ड वाइड वेब का इंट्रोडक्शन हो गया है, ईमेल का इंट्रोडक्शन हो गया है, वर्चुअल क्लासेस या मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस उसका भी इंट्रोड्यूस हो गए हैं इस फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में। और नए ऑपरेटिंग सिस्टम भी डेवलप हो गए। दैट मीन्स वी हैव विंडोज़ 95, विंडोज़ 98, विंडोज़ XP, विंडोज़ 2000, 2003, 2007, विंडोज़ विस्टा, और आज हमारे पास है विंडोज़ 10 हम यूज़ करते हैं। 2020 की बात करता हूँ, या यूनिक्स और लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारा इसका भी डेवलपमेंट हो गया है। जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, ये आज की डेट में हम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में है। और फिफ्थ जनरेशन की में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है उसी की वजह से आज तकरीबन हर एक घर में एक लैपटॉप है, एक डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप का यूज़ अब तकरीबन ख़त्म ही हो रहा है, अब सारे लैपटॉप्स का यूज़ करते हैं। या स्मार्टफोन्स जो आज हमारे पास है वो भी काफ़ी सारे बहुत ज़्यादा फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं हमें। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजीज दैट वर यूज्ड इन फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। सो ये थोड़ा जनरेशन्स का मैं आपको एक्सप्लेन किया, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो मुझे लगता है कि फ़िलहाल इस वीडियो लेक्चर में हम आपको इतना ही बता देंगे। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर जो कंटिन्यू करेंगे वो है दिस पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, उनको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू गाइस।